पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं होती हैं, या अपनी भाषा में जो हम कहें पड़ी पड़ी रेखाएं, उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं ग्लोब या मानचित्र पर, उन्हें देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। यही तो बताया था। तो अर्थात मैंने बताया था 0 डिग्री से प्रारंभ होती हैं। कितनी डिग्री से? 0 डिग्री से प्रारंभ होके, ठीक है, 90 डिग्री तक जाती हैं। और मैंने ये भी बताया था 90 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते ये रेखाएं रेखा ना होकर एक बिंदु के रूप में परिणित हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। यही कंडीशन नॉर्थ की तरफ होती है और यही कंडीशन होती है साउथ की तरफ। दोनों तरफ यही कंडीशंस होती हैं ना। तो अर्थात इसको हमने बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं 0 डिग्री। और इधर ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, ये किसको अलग करती है? उत्तरी गोलार्ध को अलग करती है। और ये जो रेखा होती है देशांतर रेखा, ये भी 0 डिग्री से ही शुरू होती है। कितने डिग्री से शुरू होती है? 0 डिग्री से शुरू होती है। तो 0 डिग्री से जब शुरू होती है तो ये पूर्वी गोलार्ध को किससे अलग करती है? पश्चिमी गोलार्ध से। बात है 0 डिग्री अक्षांश की अगर बात की जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से सेपरेट करती है, अलग करती है। और जब इसकी बात करते हैं हम, जिसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, अभी मैं आता हूँ देशांतर पे, अर्थात ये पूर्वी। अब इसी के हिस्से में जब ये अलग हो रहा है गोलार्ध, तो हम जब इधर की तरफ बढ़ते हैं ग्लोब या मानचित्र पे, काल्पनिक रेखा है, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पूर्वी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं। हाँ, अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं। और इधर जब बढ़ते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 0 डिग्री, आधा डिग्री, 1 डिग्री ऐसे करते करते मान लो यहाँ पे एक रेखा एक आती है, अक्षांश रेखा, जो 23.5 डिग्री पे निर्मित होती है। किस पे? 23.5 डिग्री पे। कोणीय दूरी है, अर्थात केंद्र से ये कोणीय दूरी है। ये 23.5 डिग्री का निर्धारण कैसे किया जा रहा है जान रहे हैं? अर्थात केंद्र से क्या है? खींची गई कोणीय दूरी है ये। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कोण, पिछले टर्म पे हमने बताया था ये। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर कोणीय जो दूरी है, जो कोण बन रहा है वो 23.5 डिग्री का बन रहा है। तो इसी के समांतर एक रेखा खींच गई और ये 23.5 डिग्री पर हो गई, ठीक है ना, कोणीय दूरी होती है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो 23.5 डिग्री पर जो आता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। क्या इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे आप बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, अर्थात कर्क रेखा होती है, ठीक है ना। और इसी के क्रम में जब हम अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पे जो आता है, अर्थात एक रेखा मिलती है, उसे हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अब ये 23.5 डिग्री पर ही क्यों निर्मित है, इस पर भी मैंने चर्चा कर दी थी प्रीवियस टर्न पे। क्योंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। एक विशेष क्षेत्र निर्मित करता है, एक विशेष जोन निर्मित करता है, इसलिए इसे अर्थात एक विशेष रेखा का नाम दिया गया है। और विशेष रेखा के तौर पे 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ये बात हो गई अक्षांश की, ठीक है, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड। क्लियर है? अब जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूड की। तो अर्थात नॉर्थ से साउथ की तरफ, ग्लोब या मानचित्र पर नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखाएं हमको, काल्पनिक रेखाएं हैं, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, काल्पनिक रेखाएं जो मिलती हैं, ये सारी देखने को मिलती है। रेखाओं का जो जाल देखने को मिलता है वो क्या है? देशांतर रेखा है। और मैंने कहा है ये 0 डिग्री से ही ये शुरू होता है, अर्थात 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करते हुए जाता है। अर्थात ये 0 डिग्री, ये क्या करता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को मैंने प्रीवियस टर्न पे भी बताया था कि इसे प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, प्रधान याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रधान याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। ये रेखा लंदन का एक स्थान है ग्रीनविच, उस क्षेत्र से होकर मैप पे जब हम ड्रा करते हैं या ग्लोब पे, तो वो क्षेत्र इसके परिधि में आता है, इसके अंतर्गत में आता है, इसके क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए अर्थात आप मोबाइल वगैरह में देखते हो GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अर्थात इसीलिए इस रेखा को हम प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर या GMT के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से। प्रधान याम्योत्तर इसलिए बोलते हैं
क्योंकि पूरे विश्व का मानक समय यहीं से निर्धारित किया गया है, इसलिए इसे प्रमुखता या प्रधानता प्रदान की गई है, इसलिए इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। क्लियर है? ये पूर्वी गोलार्ध को किससे अलग करती है? पश्चिमी गोलार्ध से अलग करती है। इसे विश्व मानक समय भी बोलते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व मानक समय अर्थात वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। इसे जूलू टाइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूलू टाइम के नाम से जानते हैं, अर्थात इस रेखा को GMT के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 0 डिग्री देशांतर के नाम, ठीक है ना। अब पूछा गया था कि टोटल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 179 अक्षांश होती है सर 179, देशांतर होती है 181। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर 2 क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर पूछेगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, दोनों में अगर अक्षांश रेखाओं की बात करता है तो 179 होगा, और अक्षांशों की बात करता है तो कितना होगा? 0 डिग्री को लेकर भी 180। क्लियर है? क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ध्रुवों पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते रेखा ना बल्कि बिंदु के रूप में हो जाती हैं, डॉट्स के रूप में हो जाती हैं, एक बिंदु के रूप में हो जाती हैं। इसलिए अगर अक्षांश की बात करता है तो ये रेखा तो नहीं है लेकिन है अक्षांश ना। कुल अक्षांशों की अगर बात करता है, कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181, और कुल अक्षांश रेखाओं की बात अगर करते, क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब रेखा ना होकर ये बिंदु के रूप में परिणित हो तो है तो अक्षांश ही। क्लियर है? अब देशांतर की आप जानते हैं, देशांतर पूरा अर्थात इधर से लेकर पीछे तक एक सर्किल बनाता है, एक गोला बनाता है, 360 होता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे भी मैंने चर्चा किया था कि एरिया डिसाइड करने के लिए पार्टिकुलर, जैसे गोंडा है, बलरामपुर है या भारत है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है और भारत का देशांतरीय है ना। भारत किन अक्षांशों के मध्य आ रहा है, भारत किन देशों, ऐसे हर देश है ना। नाइजीरिया है, सोमालिया है, यमन है, जो भी देश हैं इस समय, है ना, वो सभी देश। बांग्लादेश इस समय चर्चा में है, आप देख रहे होंगे बांग्लादेश चर्चा में है, थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ की बिगड़ी हुई है ना। तो वो भी एक अक्षांश और देशांतर के बीच की स्थिति की निर्धारित करता है। किसी भूभाग को, पार्टिकुलर भूभाग को दर्शाने के लिए या भूभाग उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का सहारा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको यूक्रेन और रशिया के बारे में चर्चा किया था कि वहाँ युद्ध चल रहे हैं तो मिसाइल जो छोड़ी जा रही है वो पार्टिकुलर उस जगह पे गिर रही, कहीं अलग नहीं, मतलब उसमें एक लोकेशन फीड की जा रही है अक्षांशीय और देशांतरीय कि इस जगह गिराना है। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अक्षांश और देशांतर की? ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल दिया था, कुछ लिखाया था हमने कि नहीं लिखाया था? हमने लिखा दिया था, बताइए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने चर्चा कर दी थी, है ना। क्या लिखाए थे? चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें। अक्षांश और देशांतर का निर्धारण, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण, निर्धारण मतलब अक्षांश और देशांतर का निर्धारण मतलब मापन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापन, ब्रैकेट में मापन जिसे कह सकते हैं। अक्षांश और देशांतर का निर्धारण आप लिख मापन कोणीय रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? अभी हमने बताया ना यहाँ पर कोणीय,
कि ये 23.5 डिग्री का केंद्र से बनने वाला कोण, केंद्र से जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ मान लीजिए सपोज करिए यहाँ 20 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके पैरेलल एक सीधी रेखा खींच देंगे हम और इस रेखा का नाम हो जाएगा कितने डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ से जितने डिग्री, अब आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऐसे यहाँ से, तो कितने डिग्री का कोण ये आ रहा है, 90 डिग्री का कोण। अब बिंदु के रूप में इसे 90 डिग्री में पढ़ने, ये भी क्लियर है कॉन्सेप्ट ना, कि ये 23.5 डिग्री, 18 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री जो आ रहा है ये किस रूप में आ रहा है। तो मैंने कहा अक्षांश और देशांतर का निर्धारण कोणीय रूप में किया जाता। पृथ्वी ये अक्षांश और देशांतर मतलब पृथ्वी के संदर्भ में क्या रहे हैं हमने, पृथ्वी के संदर्भ में क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब सॉरी ग्लोब या मानचित्र पर हमने किया, किस पे किया है, ग्लोब या मानचित्र पर किया है। पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, किस डायरेक्शन में घूमती पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूरब। अब उसकी जो गति होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उस गति को क्या बोलते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उस गति को क्या बोलते हैं। अपने अक्ष पे घूमती है तो परिक्रमण करती है और सूर्य के घूमती है तो परिभ्रमण करती है। अच्छा, उल्टा हो गई सर, अपने अक्ष पे अपने अक्ष पे जब हाँ चलिए कोई बात नहीं, पृथ्वी जब अपने, आप मंदिर गए हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर बीच में होता है, आप उसके चारों तरफ क्या करते हैं, समझ में आ गया ना। सूर्य बीच में है, पृथ्वी उसके चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमण, चक्कर लगा रही, परिक्रमण गति है उसकी, रोटेशन जो है ना, अर्थात चारों तरफ वो परिक्रमण गति है सूर्य की। लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पे तो भी घूमती है। आप जानते हैं एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति भी बोलते हैं, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण गति। अपने अक्ष पर जब घूमेगी कोई बिंदु, अपने अक्ष पर ही ऐसे घूम रही है अपने, तो अर्थात ये परिभ्रमण गति होती है। जब सूर्य के चारों ओर परिता घूमेगी तो एक परिक्रमण गति होगी, क्लियर है ना। और इसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति, और इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, जो चारों, रोटेशन रिवॉल्यूशन, दो चीज़ें होती है, ठीक है ना, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, परिक्रमण और परिभ्रमण में यही अंतर है, ठीक है ना। आप ये जानते हैं जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में चेंज हो जाते हैं, रात और दिन होते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है परिता तो क्या होता है, ऋतुओं में चेंज है। आगे मैं इस पर डिटेल चर्चा करूँगा फिर कभी, दैट्स ऑल। हम अपने टॉपिक पे जो है वो अपने अक्ष तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मतलब सेंटर से, सेंटर की बात कर रहा हूँ ना, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा मतलब ये 0 डिग्री, विषुवत रेखा मतलब क्या, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा को आधार मानकर, विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई, विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी। अब एक परिभाषा के रूप में मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ, अभी तक समझाने के लिए ओरली बताया था, एक परिभाषित रूप में मैं आपको एक बेहतर नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें अर्थात पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली, तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को, तथा
समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। लोगों को अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, अक्षांश और अक्षांश रेखा में हो जाती है कि नहीं हो जाती है। किसी ने पूछ लिया तो आप अक्सर देखिए लोग कहते मिलेंगे, कोई 179 बोल रहा है, कोई 181। दोनों में अंतर, अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखा क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर अक्षांश की बात करता है तो अक्षांशों की संख्या है 181 और अक्षांश रेखा की बात करता है तो अक्षांश रेखा 179। अब मैंने बता दिया अक्षांश किसे कहेंगे और अक्षांश रेखा किसे कहेंगे, दोनों में अंतर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अक्षांश और अक्षांश रेखा लिखिएगा इसके आगे थोड़ा सा। अक्षांश रेखा कहते हैं जो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अब एक बात आता है क्वेश्चन कभी भी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? प्रत्येक अक्षांश, जैसे एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये है, इनके मध्य क्या दूरी होगी? 111 किलोमीटर। मतलब अक्षांश ये मैं ऐसे, ये तो देशांतर रेखा है फिलहाल इसमें, सॉरी। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। पक्का? पक्का? हाँ, लिख लीजिएगा। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग, पॉइंट अगला है, प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। लेकिन हर जगह 111 किलोमीटर नहीं होगी, हर जगह 111 किलोमीटर, क्योंकि अगर हर जगह 111 किलोमीटर होती तो ये जो अक्षांश है वो अक्षांश रेखा बिंदु के रूप में क्यों तब्दील होती? क्योंकि पृथ्वी का आकार ऐसे है, तो ये जो डायमीटर है, इसका व्यास है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर रेखाएं बड़ी, ऐसे ऐसे कम होता गया तो यहाँ पर रेखाएं छोटी होती गई। जब छोटी होती गई तो दूरियाँ भी तो कम हुई, और जब बढ़ती गई तो दूरियाँ ज़्यादा हो गई। लगभग मैंने शब्द प्रयोग किया है, क्या प्रयोग किया है? लगभग 111 किलोमीटर होता है लगभग, ये बताया ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि विषुवत रेखा पर कितनी होती हैं? विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर, अगर पृथ्वी पर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, ठीक है ना। अगर मैं विषुवत वृत्त की बात करूँ, विषुवत वृत्त ये यहाँ की बात करूँ, अगर और ध्रुवों की बात करूँ तो नहीं, तो वो तो ध्रुव पे डॉट तो हो ही जाएगा, लेकिन इनके बीच की रेखा और वो तो डॉट हो जाएगा। दो के बीच की बात, एक नीचे तो होगी, वहाँ की तो बात हो रही। डॉट से एक ही की बात नहीं होती, दोनों के प्रत्येक के बीच की बात हो रही। एक यहाँ तो एक इसके नीचे होगी ना, उसकी बात होगी। ये हो सकता है वहाँ सबसे कम होगी और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा। लिख लीजिएगा। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई, विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर
एवं ध्रुवों पर। अब ध्रुवों पर जो होता रेखा जो खींची गई है वे बिंदु के रूप में तब्दील हो गई है ना, तो यहाँ पर बढ़ जाएगी दूरी 111.7 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी होती है? 111.7 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 111.7, क्योंकि ये रेखा है और रेखा से रेखा के बीच में बिंदु के रूप में तो थोड़ी सी दूरियां क्या होती है ध्रुवों पर बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। दूरियां ध्रुवों पर क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, तो 111.7 किलोमीटर हो जाती है। क्लियर है ना। कटिबंध किसे बोलते हैं? जोन। जोन किसे बोलते हैं? सर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में जो जोन किसे बोलते हैं? टेम्परेचर की वजह से सर डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं अक्षांश देशांतर की बात कर रहा हूँ तो जोन किसे बोलते हैं हिंदी में? कटिबंध। सर जो टेम्परेचर की वजह से ही एरिया डिवाइड करते हैं। सर जैसे टाइम जोन डिवाइड होता है सर, उसी के हिसाब से जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, पतला होता है या मोटा होता है, तो उसके हिसाब से टाइम जोन बटा हुआ है कि उसी तरह से वैसे होगा। हाँ, मतलब एक चीज़, एक सिंपल सी भाषा, अगर टाइम जोन तो एक उसके साथ जोन के साथ मतलब लग गया टाइम, तो टाइम जोन में आ गया। जोन के साथ क्या लग गया? टाइम, टाइम जोन में आ गया। अगर मैं सिर्फ जोन की बात करूँ, जिसे कटिबंध बोलते हैं, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं, एक जोन बोलते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। अर्थात ये जोन के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में आप कह सकते हैं, या कटिबंध के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अर्थात बात अगर हम जोन की हो जाती है, कर्क रेखा की हो जाती है, मकर रेखा की हो जाती है, देशांतर रेखा की हो जाती है, तो अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करते हैं हम, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? 0 डिग्री। और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? उसी को बोलते हैं, उसका नाम। उसी का कुछ इसकी क्वालिटी बताइए। भूमध्य रेखा पार्टों में डिवाइड करती है। या विषुवत रेखा की कुछ क्वालिटी बताइए। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है। क्या हो गया? क्या होता है? सर विषुवत रेखा और विषुवत भागों में डिवाइड नहीं, डिवाइड करती, उसके अलावा सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है कि सीधे बढ़। हाँ, यहाँ पर एक तो जान लो टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा लंबवत इस पे पड़ती है, एक नॉर्मल भाषा में। और यहाँ पर किस अवधि में दिन और रात बराबर होते हैं? किस दिन में दिन और रात बराबर आप देखे होंगे भूमध्य रेखा पे, दिन रात कभी बराबर होंगे? वर्ष में 2 बार। हाँ, 21 मार्च और 23 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 दिसंबर को इक्वेटर पे दिन और रात क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। ये पता है ना, 21 मार्च और दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि क्या होता है? सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। सूर्य यहाँ पर क्या होता है? सीधा लंबवत चमकता है, एक सीधी रेखा में चमकता है, अर्थात सीधा सूर्य की किरणें यहीं पड़ती हैं। अर्थात वैसे क्या होता है, कभी दिन बड़ा हो रहा है, कभी रात बड़ी हो रही है, कभी दिन बड़ा हो रहा है, कभी रात बड़ी हो रही है किसी क्षेत्र में, मतलब सूर्य की किरणों की वजह से। सूर्य की किरणें उस क्षेत्र में कितना ज़्यादा पहुंच पा रही हैं, ठीक है ना। सूर्य की किरणें उस क्षेत्र में कितना ज़्यादा पहुंच पा रही हैं, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें सर्वाधिक मात्रा पे इक्वेटर पे आती हैं, सीधा पड़ती हैं, इसलिए इसे क्या मतलब दिन और रात क्या होते हैं यहाँ पर? बराबर होते हैं, ठीक है ना। बाकी कर्क रेखा तो आप जानते हैं, है ना। अब कर्क रेखा अगर बात करें तो कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है? एक प्रश्न आता है, कर्क रेखा किस झील से होकर गुजरती है? और कर्क रेखा भारत में किस नदी को 2 बार काटती है? हाँ, अगर बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो मिस्र नाम सुने ना? मिस्र नाम सुनते हैं। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील, नासिर झील है,
आसमान हाँ, नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में ये माही नदी को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। करके देखा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पीटी में और क्या नाम है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। बहुत ऊपर चला गया कैस्पियन नहीं, कैस्पियन सागर पे नहीं जाना, तो पूछ लेते हैं कि ये इधर से गुजरती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा जो है उसमें क्या है, आप भूमध्य रेखा का क्षेत्र देखते होंगे तो केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर गुजरती ना। भूमध्य रेखा जो है ये इक्वेटर क्या किस झील से होकर गुजरती है? विक्टोरिया झील से। किस झील से होकर गुजरती है? विक्टोरिया झील से होकर। भूमध्य रेखा जो है केन्या, आप मैप देखेंगे, जब आप मैप देखते हैं तो आप देखेंगे जो भूमध्य रेखा है ये केन्या क्या है? युगांडा, अफ्रीकन कंट्री है। कैसी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। केन्या, युगांडा, तंजानिया का सीमा पर ये अवस्थित है क्या? विक्टोरियन झील है। क्या नाम है? विक्टोरियन झील से होकर। अभी ओरली बता रहा हूँ, मैं लिखवा दूंगा, थोड़ा सा आपके माइंड में सेट रहे। वहाँ से होकर ये गुजरती है ना। अब अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है, कांगो नदी। 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है कांगो नदी। जायरे कांगो का नाम सुनते होंगे, साथ में जायरे नदी भी या कांगो नदी का नाम सुनते हैं ना। ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। क्या काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी। ये तो भूमध्य रेखा की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है भूमध्य रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। और पूछेगा भूमध्य रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, इसकी सीमा पर निम्न में से कौन से देश अवस्थित नहीं हैं या कौन से देश अवस्थित हैं? ऐसे प्रश्न पूछे। ये ऐसे प्रश्न बनाता है, आज के समय में स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछने लगा है। वो क्या पूछने लगा है? स्टेटमेंट देके पूछेगा कि भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है और ये इसकी भूमध्य रेखा जो है वो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। इसकी सीमा पर तो केनिया है, युगांडा है, आप देखेंगे मैप में, तंजानिया की सीमा पर, विक्टोरिया झील की सीमा पर केनिया, तंजानिया और युगांडा इनकी सीमा पर अवस्थित है। तो उसमें से कोई एक देश, अफ्रीकन कंट्री का ही कोई एक देश सोमालिया दे देगा, है ना। इसी के आसपास ये रवांडा दे दिया, ऐसा दे दिया। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें बहुत माइन्यूट सा कन्फ्यूजन होता है। तो इन पे आप परेशान मत होइए। आप सोच रहे होंगे बताते जा रहे हैं, दिमाग में नहीं है। मैं अभी मैं सारा कुछ आपको नोट करवा दूंगा। इसी ये आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न सीधा बनते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत छोटा लग रहा है ना, लेकिन चीज़ें ऐसे हैं ना कि माइन्यूट से सीधा प्रश्न बन जाते हैं। तो उसमें अफ्रीकन 4 कंट्री है दे दिया, ऐसे करके दे दिया ना। तो हम अभी तक एक चीज़ें हैं जो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।